हेलो। बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अध्ययनशील प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को आपके पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले प्रजातंत्र के उदारवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण के संबंध में रिवीजन के तौर पर बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और भी शिक्षक आपको पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक पर अपना लेक्चर दे चुके हैं। इसलिए आज मैं रिवीजन के रूप में आप लोगों को पुनः एक बार प्रजातंत्र के उदारवादी तथा शास्त्रीय स्वरूप के बारे में बताने जा रहा हूं। मानव जीवन के आरंभिक काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं और शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र आदि प्रमुख रहे हैं। वर्तमान समय की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था निश्चित रूप से लोकतंत्र को ही माना जाता है। लोकतंत्र आज के समय में सबसे लोकप्रिय धारणा मानी जाती है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को लोकतंत्रवादी कहता है और अपने ढंग से ही लोकतंत्र का आशय ग्रहण करता है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप आज 20वीं सदी के अंतिम दशक में लोकतंत्र की विविध धारणाएं अस्तित्व में आ गई हैं। इनमें प्रमुख है लोकतंत्र की शास्त्रीय या उदारवादी अवधारणा, लोकतंत्र की बहुलवादी अवधारणा, लोकतंत्र की विशिष्ट वर्गीय अवधारणा और लोकतंत्र के मार्क्सवाद अवधारणा। परंतु अभी इस चर्चा में हम लोग लोकतंत्र के उदारवादी या शास्त्रीय अवधारणा तथा बहुलवादी अवधारणा की चर्चा करने जा रहे हैं। लोकतंत्र आज समूचे विश्व के लिए एक अनूठा शासन प्रणाली है। अरस्तु के समय से आज तक 3 तरह के शासन प्रणाली महत्वपूर्ण रहे हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा लोकतंत्र। भूतकाल में साधारण रूप से कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, किंतु एक समय के बाद ऐतिहासिक परिवर्तन आया। कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा विशेष वर्ग के स्वार्थों तक ही सीमित रह गया। प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र में
इस प्रकार प्रवृत्ति पाए जाने लगे, जिनके कारण दोनों में अंतर स्पष्ट होने लगा। शासन व्यवस्था के रूप एक वर्ग विशेष से ही संबंधित होने के कारण शासक वर्ग जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता था। दूसरा, शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इस कारण यह निरंकुश हो जाता था और उनके द्वारा शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। इन कारणों से शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। लोकतंत्र का उदय हुआ और उसके अंतर्गत या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किए जाने लगा या जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाने लगा। लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी दो शब्द डेमोस और क्रेटिया के मिलने से बना है, जिसका तात्पर्य है शासन की शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित की दृष्टि में रखकर शासन करती है। अब हम लोग लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र के संबंध में सबसे पहले हेरोडोटस ने परिभाषित किया। उसने अपनी परिभाषा में कहा है, डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the supreme power of the state is in the hands of the community as a whole. प्रजातंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति संपूर्ण रूप से जनता में निहित होती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें ब्राइस तथा सीले, डायसी आदि का नाम प्रमुख है, इस प्रकार है। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। सीले ने इस प्रकार अपनी बात रखी। ब्राइस ने प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग हेरोडोटस के समय से ही ऐसे प्रजातंत्र से किया है जिसमें शासन शक्ति किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में सीमित न होकर संपूर्ण जनता में स्थित रहती है, ऐसा विचार है। हॉल ने प्रजातंत्र की परिभाषा में कहा है, प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह रूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है। ऑस्टिन कहता है
प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। इस संबंध में अमेरिका के पूर्व तथा स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह बोलचाल के भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। उन्होंने लिखा है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। इस प्रकार प्रजातंत्र केवल एक शासन का ही नाम नहीं बल्कि राज्य का भी एक रूप है और समाज का रूप का भी नाम है या फिर दोनों का एक सम्मिश्रण है। डायसी प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए राष्ट्र के अधिकांश भाग को सहयोगी बनाता है। स्ट्रॉन्ग ने प्रजातंत्र के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा है, प्रजातंत्र का अभिप्राय ऐसे सरकार से है जो शासितों की सक्रिय स्वीकृति पर आधारित होती है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रजातंत्र के कुछ परिभाषाओं का चिंतन किया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रजातंत्र की नैतिक व्याख्या करना भी आवश्यक है। भारतीय चिंतक बेनी प्रसाद ने कहा है, यह जीवन का एक अंग है। इसका मूल आधार यही है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रसन्नता का मूल्य उतना ही है जितना किसी अन्य व्यक्ति की प्रसन्नता का, और किसी को प्रसन्नता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को साधन नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें कम से कम बल प्रयोग, व्यक्ति के साथ दबाव का विचार सम्मिलित हो, जो मनुष्य की प्रकृति और विश्व की प्रकृति के साथ सर्वाधिक संबंध रखती है। इस प्रकार हम लोगों ने परिभाषाओं का उल्लेख किया। अब हम लोग लोकतंत्र की उदारवादी या शास्त्रीय विचारधारा क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रजातंत्र एक आध्यात्मिक आदर्श है। यह एक संगठन तथा जीवन मार्ग है जहां व्यक्ति तथा मानवता का पूर्ण विकास संभव है। इसका अर्थ व्यापक रूप से समझने के लिए हम लोग इसके शासन के रूप, राज्य के स्वरूप, समाज का स्वरूप
नैतिक स्वरूप, आर्थिक स्थिति, जीवन का स्वरूप आदि को क्रमिक रूप से समझना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके इस विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे। प्रजातंत्र को आमतौर पर एक ऐसे शासन तंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसमें जनता के द्वारा निर्मित, नियंत्रित और संचालित सरकार होती है। प्रजातंत्र राज्य के रूप में वह व्यवस्था है जिसमें प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। शासन व्यवस्था पर अंतिम अधिकार एवं निर्णय जनता के हाथ में रहती है। इसमें राज्य का समस्त जन समूह संप्रभुता का अधिकारी होता है। समानता प्रजातंत्र की आत्मा है। इसलिए प्रजातंत्रीय समाज में सामाजिक विभेद का अंत हो जाता है। इसमें लोग बिना किसी भेदभाव के समान अधिकारों का उपभोग करते हैं। इसमें वर्गगत विशेषाधिकारों का अंत करके सामाजिक तथा सांस्कृतिक समानता की स्थापना की जाती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर दिया जाता है। तात्पर्य प्रजातंत्रीय समाज वह है जिसमें समानता और भ्रातृत्व की भावना विद्यमान रहती है। नैतिक दृष्टिकोण से प्रजातंत्र एक नैतिक एवं आध्यात्मिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रजातंत्र न केवल जीवन की एक कल्पना है, बल्कि यह एक मंजिल है जहां पहुंचने पर मानव अपने व्यक्तित्व की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में मनुष्य साध्य होता है, साधन नहीं। इस प्रकार विश्वास पर आधारित यह शासन पद्धति जनसाधारण के भीतर भी समाहित होती है और इसमें सामाजिक हितों की रक्षा की भावना छिपी रहती है। राजनीतिक स्वरूप से कम महत्वपूर्ण प्रजातंत्र का आर्थिक पहलू को नहीं माना जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता ही प्रजातंत्र के वास्तविक आधार है, क्योंकि एक भूखे व्यक्ति के लिए प्रजातंत्र का कोई महत्व नहीं हो सकता। आर्थिक प्रजातंत्र का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित साधन उपलब्ध हो और किसी तरह का शोषण न हो। जहां कहीं भी आर्थिक विषमता है, वहां प्रजातंत्र का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। प्रजातंत्र जीवन का एक रूप है
जिसके प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्मान होता है तथा उसकी नैतिक एवं आध्यात्मिक क्षमता में विकास किया जाता है। इससे व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है और उसका नैतिक स्तर ऊंचा उठता है। प्रजातंत्र सहमति पर आधारित है। सबके हृदय में क्षमता, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव, समझौता आदि प्रजातंत्र के विशिष्ट भाव होते हैं। इस प्रकार इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है जिसकी एक विशेष प्रकार की मनोबल होती है और जिसका एक आर्थिक आधार होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और दैनिक व्यवहार के सारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मापदंड समाहित होते हैं, परंतु इनसे प्रजातंत्र के वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त नहीं होती। इनसे यह ज्ञात नहीं होता कि प्रजातंत्र किस रूप में कार्य करता है और इसे किस प्रकार कार्य करना चाहिए। इसलिए हम लोग उदारवादी या शास्त्रीय प्रजातंत्र के जो दो भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, उसका भी संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करना चाहेंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जहां संपूर्ण जनता स्वयं शासन का संचालन करती है। इसमें संपूर्ण जनता एक सभा या परिषद में एकत्र होकर अपनी इच्छा प्रकट करती है। प्रजातंत्र के इस रूप का दर्शन हमें प्राचीन काल के भारत, चीन, रोम तथा यूनान में होता है। क्योंकि प्राचीन काल के राज्य बहुत छोटे थे, इसलिए प्राचीन काल में ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था संभव थी। आज के व्यापक और विशाल राज्य में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर भी आज स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों, कैंटन्स तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण पाए जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ आवश्यक तत्व हैं जिसे संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे रेफरेंडम, इसका मतलब है किसी प्रमुख विषय को जनता के सम्मुख निर्णय के लिए रखना। आरंभन, इसका अभिप्राय है कि मतदाताओं की एक निश्चित संख्या आरंभन कर उसके द्वारा किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सरकार को बाध्य किया जाना। प्रत्यावर्तन, रिकॉल,
यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सर्वोत्तम साधन और जनता का वह अधिकार है जिसमें जनता अपने द्वारा विधायिका सभा में भेजे गए प्रतिनिधि को पुनः वापस बुलाने या पदच्युत करने का अधिकार रखती है। लोक निर्णय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक ऐसा साधन है जिसके अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर जनता का मत लिया जाना। लैंड्स जे मेंडे यह पद्धति स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों अर्थात कैंटन्स में प्रचलित है। इसके अनुसार वहां की जनता प्रत्येक वर्ष आम सभा करती है और उसी सभा में शासन कार्यों पर विचार कर विधि का निर्माण कर लेती है। इस तरह अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के भी कुछ तत्व हैं, जैसे संसदीय या मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। संसदीय प्रणाली में वास्तविक शासन सत्ता संसद या मंत्रिमंडल में निवास करती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन शक्ति राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति में निवास करती है। फेडरल प्रणाली में शासन शक्ति का विभाजन केंद्र और विभिन्न राज्यों या इकाइयों के बीच हो जाता है। यूनिटरी या एकात्मक शासन प्रणाली में शासन शक्ति केवल केंद्र में निवास करती है। वहां विभिन्न इकाइयों और राज्यों की अलग से कोई अधिकार नहीं दिया जाता। इस प्रकार हम लोगों ने अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तत्वों का बहुत संक्षेप में अध्ययन किया। अब हम लोग उदारवादी या शास्त्रीय प्रजातंत्र का संक्षेप में मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। आरंभ से ही प्रजातंत्र का मूल्यांकन उसके गुणों तथा गुणों के आधार पर होता आया है। प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानिक दार्शनिकों ने प्रजातंत्र को सरकार का एक विकृत रूप बताया है। इसीलिए प्लेटो ने डेमोक्रेसी पर अर्थात प्रजातंत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। कुछ लोगों ने इसे भीड़ तंत्र कहा तो अन्य लोगों ने बेवकूफों का शासन कहा। इस चरित्र निर्माण की दृष्टि से जेम्स मिल ने प्रजातंत्र को उत्तम शासन बताया है, परंतु प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ अवगुण हैं, दोष हैं। जैसे इसमें अयोग्यों को शासन करने का अवसर प्रदान हो जाता है। अनुत्तरदायी लोग शासन में भागीदार हो जाते हैं। कोरा आदर्शवाद
होता है जिसका कार्य रूप देना संभव नहीं है। शक्तिशाली लोगों की पूजा अर्थात वर्चस्व हो जाती है। इसमें बहुमत पर अत्याचार भी हो सकता है। समाज के धनवान लोग धन शक्ति का प्रयोग कर शासन में आ जाते हैं। इसमें वर्ग विरोध को प्रोत्साहन मिल जाता है। ये सभ्यता विरोधी भी व्यवस्था है। धन और समय की इसमें बर्बादी होती है। नैतिक दृष्टिकोण से भी यह व्यवस्था उचित नहीं प्रतीत होती है। संख्यात्मक शासन प्रणाली होने के कारण इसमें गुणों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार इन दोषों के आधार पर आज 21वीं शताब्दी के आरंभ में प्रजातंत्र की आलोचना की जाती है। फिर भी प्रजातंत्र अपने गुण, जिसके कारण विश्व के अधिकांश राष्ट्र में आज यह शासन प्रणाली प्रचलित है, इसकी मान्यताओं में अब भी किसी तरह की गिरावट नहीं आई है। यह बात दूसरी है कि इसकी प्रकृति को लेकर आज भी लोग या राजनीतिक वैज्ञानिक मतभेद रखते हैं। इन अवगुणों के साथ साथ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में गुण भी है, जिसके कारण आज भी विश्व के कुछ प्रमुख राष्ट्रों ने इसे अपनाने का प्रयास किया है। जैसे यह शासन जनमत पर आधारित होता है। समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारा इसमें सम्मिलित होती है। इस प्रकार इसमें चारित्रिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्तित्व का विकास तथा आत्मज्ञान का भी अवसर प्रदान होता है। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना को भी प्रोत्साहित किया जाता है। सार्वजनिक कल्याण के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहती है। क्रांति एवं विद्रोह की संभावना बहुत कम रहती है। शासन की कुशलता का भी काफी प्रयास किया जाता है। इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन होता है। शांति एवं सुरक्षा के सभी उपाय किए जाते हैं। कानून का पालन हो, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। सहिष्णुता तथा नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए वातावरण तैयार किया जाता है। रेडियो, दूरदर्शन
को स्वतंत्र रख कर इसे आम जनता के लिए जनमत निर्माण का एक साधन के रूप में स्वतंत्र रखा जाता है। इस प्रकार गुणों के साथ साथ इसमें कुछ विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से स्वतंत्र रहना चाहता है। यही कारण है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता ज़्यादा खुशहाल रहती है तथा मानसिक स्तर भी उसका उच्च रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में गुण दोष के साथ इसका अध्ययन किया। अब हम लोग संक्षेप में प्रजातंत्र की भारत में क्या स्थिति है इसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। भारत में लोकतंत्र की स्थिति 26 जनवरी 1947 को जब भारत आजाद हुआ उसके पूर्व ही एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी जिसने 26 नवंबर 1949 को भारत के लिए संविधान का निर्माण कार्य पूरा किया और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान लागू हो गया। संविधान द्वारा भारत को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गई और प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया। संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई और नागरिकों को शासन के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। व्यवहार में भारतीय नागरिक इन स्वतंत्रताओं का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान आदर्श के रूप में एक प्रजातांत्रिक संविधान है। भारतीय जनता कुछ वर्षों में कई बार अपने राजनीतिक जागरूकता और परिपक्वता तथा लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे चुके हैं। मार्च 1977 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में जनता के द्वारा अधिनायकवाद की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्तियों का विरोध किया गया तथा लोकतंत्र का समर्थन हुआ। भारत पहला विकासशील देश है जिसने मतपेटी के आधार पर कई बार 1977, 1980 तथा 1998 में सत्ता का परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार भारत विश्व के अंतर्गत प्रजातांत्रिक प्रणाली का सर्वाधिक सफल प्रयोग करने वाला देश के श्रेणी में आ गया है। अभी हाल ही में लोकतंत्र की दिशा में एक श्रेष्ठ कार्य दल बदल पर कानून रोक भारतीय संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा इस संशोधन को लागू किया गया है। इस प्रकार भारत में लोकतंत्र की स्थिति
दिनों दिन सबल होते जा रही है। भारतीय जनता लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी शासक वर्ग के द्वारा लोकतंत्र की अवहेलना का दुस्साहस नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकतंत्रीय शासन के ढांचे को बनाए रखना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए ताकि सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना देश में हो सके। इस प्रकार इस परिचर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत प्रजातंत्र के प्रयोग में आगे बढ़ रहा है। महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू ने भारत को प्रजातंत्र की भूमि कहा था। हाल ही के वर्षों में कुछ ऐसे परिस्थितियां देश के अंदर उत्पन्न होती रही हैं जिसमें प्रजातंत्र कुछ समय के लिए लड़खड़ाता है, लेकिन फिर वह मजबूती के साथ उभर कर सामने आता है, क्योंकि प्रजातंत्र की सुरक्षा जनता के द्वारा की जाती है और भारत की जनता धीरे धीरे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा निर्वाचन के दृष्टिकोण से भी जागरूक तथा समृद्ध होती जा रही है। धन्यवाद। एक सूचना जरूरी यह है कि इस चैप्टर में प्रजातंत्र की शास्त्रीय या उदारवादी दृष्टिकोण के साथ बहुलवादी दृष्टिकोण को भी पढ़ाना था, परंतु समय के अभाव में प्रजातंत्र के बहुलवादी जो धारणा है उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।